हाँ बच्चों, आज वाले लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले छोटी मोटी बातें कर लें हम लोग कि हमने मोशन को पढ़ना शुरू किया था। जब हम मोशन को पढ़ रहे थे तो हमने उसके दो हिस्से किए थे। पहला हिस्सा बोला था कि बॉडी कैसे मोशन में है। कैसे का मतलब है कि भैया कितनी देर में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, किधर की तरफ मुड़ेगी, ये सारी बातें। कैसे मोशन हो रहा था, क्या एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, कितना टाइम लगेगा, कब टर्न करेगी, ये सारी चीजें हमने देखी थी काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स मतलब कैसे था, हाउ। ठीक है, तो मोशन कैसे हो रहा है ये हमारा पहला चैप्टर से डिसाइड हुआ था जिसका नाम था काइनेमेटिक्स। अब दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्हाई, क्यों, ये चीज इधर की तरफ ही क्यों गई, है ना, ये चीज मुड़ी तो इधर की तरफ ही क्यों मुड़ी, करेक्ट, ये मुड़ेगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये चीजें अगर इतनी इतनी चीजें लगाएंगे। तो अब हम जो दूसरे पार्ट पे बात कर रहे हैं कि मोशन क्यों हुआ। तो मोशन क्यों हुआ, ये सारे के सारे सवालों के जवाब न्यूटन साहब के 3 लॉ में मिलता है। ठीक है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन क्यों करती है, इसी दिशा में क्यों की करी। ठीक है, ये सारी बातें, या हमें दिशा निकालनी है किस तरफ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, तो टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले देखो हर मोशन के पीछे वजह क्या होती है। ठीक है, यानी कि जो आपने बहुत छोटे से डेफिनेशन पढ़ी होगी फोर्स की, बहुत बेसिक डेफिनेशन याद आ रही है। फोर्स को बहुत सिंपल तरीके से बता दिया जाता था, फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन, मोशन की वजह है क्या। ठीक है, तो हर मोशन के पीछे कौन होता है बेटा, यही होता है, ये फोर्स वाले भाई साहब होते हैं, यही डिसाइड करते हैं सारी चीजें। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये फोर्स कैसे लगता है किसी बॉडी पे। ठीक है, तो अब होता क्या है, फोर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल विच कैन चेंज। ठीक है, ये 4 चीजें बदल सकता है। सबसे पहले तो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये 2 लग रहे थे फोर्स, 3 लग रहे थे, कितने भी फोर्स आपने एक बॉडी पे लगाए, ये फोर्सेस करते क्या हैं। तो ये या तो आपकी बॉडी को पुश करेंगे या आपकी बॉडी को पुल करेंगे। और ये क्या क्या बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं सबसे पहली बात स्पीड, दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तीसरी चीज दोनों ही बदल दें, स्पीड प्लस डायरेक्शन बोथ। और कुछ नहीं बदल पाया तो ये शेप तो बदल ही देगा इस बॉडी की, करेक्ट। तो हर चीज के पीछे जो है वो क्या होता है, हर चीज के मोशन के पीछे क्या होता है बेटा, फोर्स। अब बहुत सारे नेचर में फोर्सेस होते हैं। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे आप मान लो आप 2 साल बाद आपकी बहुत बढ़िया रैंक आई, लेट सपोज, ठीक है, आपकी रैंक आ गई 58। 58 पे अमूमन लड़का आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेता है, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है कि कोई फोर्स ऐसा हो जो हो सकता है आईआईटी कानपुर में सीएस के लिए खींच दे, खींच सकता है कि नहीं बोलो। कई ऐसे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। या मान लो एक कुआं हो, कुएं पे कोई एक बच्चा खड़ा हो, वो गिर जाए, दूर उसके माँ बाप खड़े हो, वो भी दौड़ के आएंगे, कूद जाएंगे, तो माँ बाप के का भी कॉज ऑफ मोशन हुआ, ठीक है। आपका भी कॉज ऑफ मोशन हुआ, आप रायबरेली से या आप कहीं से भी, जहां पे भी है, कहीं पे भी आप उस जगह से लेके आप पहुंच गए कहां पे, उस कुएं तक पहुंच गए, या कुआं बोल रहे हैं सॉरी, कानपुर तक पहुंच गए बॉम्बे की जगह। तो ये कॉज ऑफ मोशन होते हैं, बट ये कॉज ऑफ मोशन आर इमोशनल कॉज ऑफ मोशन। और इमोशन को फिजिक्स में नहीं पढ़ते, इमोशन को फिजिक्स में नहीं नाप सकते, बात समझ रहे हो।
तो इमोशन को फिजिक्स में नहीं नाप सकते, ठीक है। अब जब नाप नहीं सकते तो पढ़ नहीं सकते। आप जानते हो फिजिक्स में फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो कैसी है, फिजिक्स में चीजें जो नाप सकें उन्हीं को पढ़ते हैं, इसीलिए इमोशनल फोर्स नहीं पढ़ते। हम कौन से पढ़ते हैं, जिन्हें आप नाप सकें। तो जो नाप सकने वाले फोर्सेज हैं वो नेचर में 4 मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। देखते हैं। जो सबसे पहला फोर्स होता है नेचर में, जो फंडामेंटल फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो मास, एक मास दूसरे मास को जिस फोर्स के साथ खींचता है, ठीक है, इनका जिक्र कर लेंगे बारी बारी से बाद में, ठीक है। उन्हें बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सबसे पहला नेचर में फोर्स पाया गया वो पाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। हम भी धरती पर रुके हुए हैं तो किसकी वजह से, अर्थ हमें खींच रही है, ठीक है। ये धरती इनफैक्ट घूम भी रही है, वो भी किस वजह से घूम रही है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बहुत दूर तक लगने वाला, मतलब आपके यहां का, आपके वजन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कई लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे, कोई अगर, हाँ, कोई अगर स्टार है, प्लेनेट है, कुछ भी है, तो वहां तक जा सकता है वो, ठीक है, और बढ़ता ही रहेगा ये हमेशा, ठीक है, भले ही बहुत छोटा हो। तो ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, ठीक है। अब आप कहोगे वीकेस्ट कैसे है सर, वजन से ही तो वजन अच्छा खासा हो जाता है। अबे भैया, कितनी बड़ी धरती है और कितने वजनीले तुम हो, ठीक है। तुम्हें अगर ये लग रहा होगा कि भैया जो है हम पे तो 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर आप 50 किलो के हो तो 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा mg, ठीक है। तो आप कहोगे सर 500 न्यूटन को आप स्मॉल बोलते हो। अबे अगर 500 न्यूटन आपको ज्यादा लग रहा है तो आप ये सोचो कि अर्थ कितनी बड़ी है, ठीक है, और आप भी 50 किलो के हो, तब जाके इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया उससे आपका जो फोर्स आया वो आया आपका 500 न्यूटन। अब ठीक लगा, ठीक, चल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का एक साथ चलता है मामला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक। तीसरा जो फोर्स आता है वो आते हैं वीक फोर्सेस, और चौथे आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये दोनों ही जो फोर्स हैं, वीक फोर्स और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों ही कहां पे लगते हैं, ये दोनों ही जो एक्ट करते हैं वो करते हैं कहां पे बेटा, ये दोनों फोर्स जो हैं वो काम करते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं बेटा। एक छोटी सी बात सोचो कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल रखे हों, ठीक है। दोनों, आप इतना तो थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़े हो कि प्लस प्लस दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हाँ या ना, पढ़े हो आप लोग, बोलो। चलो ठीक। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, इतना आइडिया है आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये जब ये एक दूसरे के पास में आ रहे होंगे तो एक दूसरे को परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। आप इन्हें और पास लेते जाओगे तो और ज्यादा लगेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर Q1 Q2 का दो चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो जो F इलेक्ट्रिक लगता है दैट इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
और जो k की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। थोड़ी देर के लिए आपको हमने ये रेफरेंस दे दिया, आप इसको याद न रखो, लेकिन समझाने के लिहाज से बोल रहे हैं कि जितनी कम डिस्टेंस होगी, देखो बेटा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा बड़ा फोर्स लगेगा, हाँ या ना? तो कभी आपने सोचा है कि न्यूक्लियस के अंदर 60-60 70-70 जो हैं वो प्रोटॉन बड़े मजे से रह लेते हैं, ऐसा क्यों? उसकी वजह होती है बेटा, कुछ फर्मी से, कुछ बहुत, जब 10⁻⁻12 से भी कम डिस्टेंस तक पहुंचने लगे अगर इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, जब इनके बीच का सेपरेशन काफी कम होने लगे तो इनका जो रिपल्सिव फोर्स था वो अचानक से चमत्कारी ढंग से, बेटा माइक बंद करो अपना, इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बड़े चमत्कारी ढंग से एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये मतलब क्या होता है? ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जो न्यूक्लियस के अंदर लगती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। देखो बेटा, हमने कहा कि जब चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन फर्मी माने 10⁻⁻12 से कम डिस्टेंस पे लेके आते हो तुम, कुछ मतलब कुल मिला के जब तुम बहुत कम डिस्टेंस तक लेके जाते हो, एंगस्ट्रॉम से और छोटा करने की कोशिश करते हो, उससे भी नीचे अंदर चले जाते हो, तो एक जो रिपल्सिव फोर्स था, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को गला काटने को तैयार थे, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से पास आते ही वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होता है उससे बंध जाते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर ये फोर्स थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, ये फोर्स थोड़े बहुत भी डिस्टर्ब होते हैं तो वो वीक फोर्सेस में आ जाता है, और वीक फोर्सेस थोड़े भी अगर आए तो वो बॉडी पे रेडियो एक्टिव डिके करने लगती हैं, उनसे किरणें निकलने लगती हैं, रेडियो एक्टिव रेज निकलने लगती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलने लगते हैं, समझ रहे हो? तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब केवल पढ़ना भर रहे, इनको, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं रखनी, ना हमारे ये मतलब के, ना हमको इनसे कुछ ज्यादा लेना देना है। इनको यहीं शुरू किया हमने, यहीं पे इन्हें खत्म कर दिया। चैप्टर है सेपरेटली, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत देखोगे, फिजिक्स में जब 12th में आखिरी में पहुंचोगे जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उनमें इनकी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। अभी हमारे ये किसी मतलब के नहीं हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कूलाम फोर्स भी कहते हैं। अखिल का आया आंसर। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो होता है कूलाम फोर्स, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स कुछ अलग होता है, ठीक। अभी हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक रीजन से लगे, चाहे वो मैग्नेटिक रीजन से लगे, दोनों ही रीजन से अगर कोई भी फोर्स लगेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब हमसे सहमत हो, एग्री कर रहे हो? बोलो बेटा, ये ठीक है बात? चलो, तो हमने देख लिए कि हर फोर्स के लिए, अरे चक्कर में ना पड़ो, क्यू वी साइन थीटा, ये सब रुक जाओ, नॉट सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। हमारे लिए जरूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये हो गए 4 फोर्स। अब हम आते हैं किसी बॉडी पे कैसे फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आपने ये तो जान लिया कि फोर्स ये 4 टाइप के होते हैं। अब किसी भी बॉडी पे फोर्स कैसे लगता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहली चीज पे, वेज टू अप्लाई ए फोर्स, किस तरीके से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा सकते हो। ठीक है, एक फोर्स को अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो बेटा, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के। सबसे पहला तरीका, आप उसको छू लो। अबे हमें तुम्हें पुश करना था, धक्का देना था, हमने क्या किया, तुम्हें ऐसे हाथ लगाया, धक्का दे दिया। बोलो। तो एक तो तरीका होता है कि बाई कांटेक्ट, और दूसरा होता है बाई फील्ड, मतलब बिना छुए भी आप फोर्स लगा सकते हो। कैसे? हमें आपको धक्का देना था, हमने आपको डायरेक्ट धक्का दे दिया, एक तो वो कांटेक्ट से हो गया, या खींचना था तो हमने आपको आपके
ऊपर एक रस्सी बांध दी, रस्सी से हमने आपको खींच लिया, करेक्ट। लेकिन अगर हमें बिना छुए ही आप पे फोर्स लगाना था तो हम क्या करेंगे, एक चुंबक आपके पेट में बांध देंगे। क्या करेंगे बेटा, एक चुंबक आपके पेट में बांध देंगे, दूसरी चुंबक यहां लेके आएंगे, बिना छुए आप दूर भागने लगोगे, हाँ या ना? कुछ फेंक के मार देंगे। अबे फेंक के मार दोगे तो वो कांटेक्ट से ही तो लगेगा। जब बताओ, जब तुम्हारा पत्थर सामने वाले के सर पे टकराएगा तभी तो जाके उसको फोर्स का अनुभव होगा। लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं होगा। अबे तो कांटेक्ट तो ऐसे होता ही नहीं है ना, अभी समझ में आएगा। देखो यार, बहुत सारी चीजें, 2 मिनट रुको बेटा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुनिया की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हर चीज को नहीं पढ़ सकते। हाँ सर, वो पत्थर के कांटेक्ट के पहले ही भागने लगेगा। अब यार देखो, ऐसी चीजें जिन्हें नाप नहीं सकते ना, वो फिजिक्स में नहीं पढ़ते, याद रखना। हमने सबसे पहले, अगर याद हो तो, इमोशनल फोर्स का जिक्र किया था कि नहीं, बोलो। आप कहने लगोगे सर, आप कह रहे हो कॉज ऑफ मोशन, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो चलने लगेगी, ठीक है। तो भैया मोशन की वजह फोर्स होती है। अबे बिना इमोशनल वजह से भी तो चल पड़ता है आदमी, बोलो, नहीं चल पड़ता है क्या? लेकिन उनको नाप नहीं सकते ना। इसी तरीके से तुमने जो पत्थर अत्थर फेंक के मारा, वो भागने लगा अपने आप, ठीक है। तो ये जो है, तुमने यहां से पत्थर दिखाया और वो फेंक अपने आप भागने लगा, तो कॉज ऑफ मोशन तुम्हारा पत्थर हो गया। अबे पत्थर कितना बड़ा है, क्या है, उसको नाप आप नहीं सकते ना, इसीलिए नहीं पढ़ते फिजिक्स में, ठीक है। चलो, फर्जी बातें कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाई कॉन्टेक्ट बाई फील्ड, फील्ड का मतलब है कि बिना आपने छुए सामने वाले को ये एक्सपीरियंस करा दिया कि अबे हम ऐसे हैं, इतनी दूरी पे हैं, इस तरीके से हैं। बात समझ गए? फील्ड को देखो क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है जहां तक आप किसी भी इफेक्ट को फील कर सको, ठीक है। अब इसमें जो इफेक्ट है उसी से मिलती जुलती या उसी के मतलब की चीज पे फोर्स लगता है। जैसे अगर आपका, सुनो, फील्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? फील्ड की हिंदी होती है क्षेत्र, ठीक है। फील्ड का मतलब होता है अगर कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें कौन अफेक्ट होगा? मास। वो किसको किसको टारगेट करेगा? मास। अगर कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो वो किसको टारगेट करेगा? चार्ज। वेरी गुड। और अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो किसको टारगेट करेगा बेटा? मैग्नेट। मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। ये होता है। अगर कहीं कोई पुलिस के क्षेत्र में चले जाओ तो वो किसको टारगेट करेगा? जो एंटी सोशल एलिमेंट होंगे। समझ में है कि नहीं? अगर तभी फील्ड की हिंदी होती है क्षेत्र। पुलिस के पीछे लिखा होता ना थाना क्षेत्र, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसमें आप घूमते रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर आप कुछ ऐसी चीज रख लो, आप एक गन लेके घूम जाओ, देसी कट्टा लेके घूमने लगो आप, तो पुलिस बल का प्रयोग हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? अरे होता है कि नहीं होता? पुलिस फोर्स होता है ना, ठीक है। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़े। हालांकि छोड़ो, कहां भटक रहे हैं हम लोग। देखो, वेज टू अप्लाई फोर्स, कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो फोर्स को? बाई कॉन्टेक्ट और बाई फील्ड। फील्ड समझ में आया कि फील्ड का मतलब होता है बिना छुए ही आप पे फोर्स लग जाए। मतलब एक बॉडी क्या करती है, चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर देती है। क्या होता है, जैसे मान लो आप एक मास लेके आए, मास से क्या मिला आपको? फील्ड, ठीक है। उस फील्ड पे क्या लगा दूसरे मास पे? बोलो, वो क्या प्रोड्यूस कर देगी? फोर्स ऑन सेकेंड मास। जो आपका दूसरा मास है उस पे वो एक फोर्स फील करा देगी। करेक्ट है बात? बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? सबसे पहला, कॉन्टेक्ट से आप पुश कर सकते हो। पुश मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कर सकते, लगा सकते हो। सबको अभी देखेंगे क्लियरली। पुश किस तरीके से कर सकते हो? एकदम परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा के, ठीक है, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल, और दिखाते किससे हो? एन से। दूसरा होता है पुल करना, खींचते किससे हो? रस्सी से। उस रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है बेटा? टेंशन, टी। वेरी गुड, ठीक है। अब होता क्या है, एक तीसरा और फोर्स होता है,
जब आप किसी भी चीज को खींचते हो तो खींचने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो आपने इसी इसी ब्लॉक को खींचा, तो होता क्या है, ये नीचे वाली जो सरफेस है वो जनरली अगर आप उसको जूम करके देखो तो उसमें ऐसे दांत होते हैं, ऐसे टीथ होते हैं कि नहीं? तो इन टीथ के बीच में हो जाती है इंटरलॉकिंग। वो इंटरलॉकिंग इसको खिसकने से रोकती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। चौथा होता है एक फोर्स, एक तरीका होता है जिससे पुश और पुल दोनों कर लें, वो होता है स्प्रिंग फोर्स। एफएस से दिखाएंगे। स्प्रिंग की लेंथ कम कर दोगे तो पुश मिलने लगेगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दोगे तो पुल मिलने लगेगा। स्प्रिंग दोनों काम करती है। और फील्ड से कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? सबसे पहले ग्रेविटेशनल, दूसरा है इलेक्ट्रिक, तीसरा है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बाद में पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये अभी हमारे मतलब के नहीं है, अभी हमारे मतलब का केवल ग्रेविटेशनल है और ये चार फोर्सेस है। बारी बारी से पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी पे ये फोर्सेस कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालो नॉर्मल फोर्स। आगे बढ़ जाए, हम स्लाइड हटा दें, क्यों बेटा? यस सर। हटा दें, चलो। तो देखो अब अगला है, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? नॉर्मल फोर्स। हेडिंग डालो नॉर्मल फोर्स। इसको एन से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझना, दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं? अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास में आएंगी तो क्या करेंगी? एक दूसरे को धक्का देंगी कि नहीं देंगी? अगर वो सेम चार्ज की हैं, करेक्ट? यस सर। अभी थोड़ी देर के लिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स के लिए बहुत सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इस फोर्स का स्वभाव क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड ऑलवेज ट्राइज टू push the body along common normal। बेटा माइक बंद करो। ठीक है। ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगता है और हमेशा बॉडी को दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों हुआ, बस एक लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखो बेटा होता क्या है कि जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे पे आप ऐसे करते हो, जैसे आप मान लो हाथ से हाथ दबा रहे हो, हाथ से हाथ दबाओगे तो क्या होगा बेटा? हाथ से हाथ दबाओगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बदलने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। अबे दो ये टकरा रहे थे, ये आपकी बॉडी थी कोई भी, ये दूसरी बॉडी थी। जब आप इन दोनों से एक दूसरे को पुश कराओगे तो क्या होगा? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होगी इन सबकी, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होगी तो कोई भी बॉडी अपनी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहता, वो वापस अपनी अवस्था में आना चाहता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या लगता है? कौन सा फोर्स लगता है? वो एटम्स में जो फोर्स लगते हैं वो कौन से होते हैं? बोलो। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को एक साथ देखते हैं तो इन्हें हमने बोल दिया, क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझे? अब देखो ये कैसे लगता है, जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। इस चैप्टर में याद रखो डायग्राम जरूर के जरूर बनाने हैं इस चैप्टर में। ये इतना इजी चैप्टर है, इतना बढ़िया चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, ठीक है। बस एक बार लाइफ में इसको समझना है। आप यकीन मानो, आप 10 साल 20 साल 25 30 40 50 साल बाद भी लाइफ में, ठीक है, जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे ना, तब उनको भी आप ये चैप्टर पढ़ा दोगे, ठीक है। बस एक बार सीखना होता है इस चैप्टर को लाइफ में, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को सीख लो बस, फिर ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं परेशान करेगा। और इसके बिना फिजिक्स में
मतलब पत्ता भी नहीं हिलता बेटा, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, बहुत काम की चीज है, तो आप इसको कायदे से समझो, ठीक है। तो चलो फटाफट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है उसको चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, तभी आप समझ पाओगे। ड्रॉ नॉर्मल फोर्स ऑन एम, जिसके ऊपर हम एम का मार्क कर देंगे, आपको बताना है उस पर नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा। जैसे एक बॉडी थी इस तरीके से, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ था इस तरीके से, बोलो इस पे नॉर्मल कहां की तरफ लगेगी, इस ब्लॉक पे। नॉर्मल का काम, हाँ नॉर्मल का काम होता बेटा, नॉर्मल का काम होता है ना ना डाउनवर्ड नहीं लगेगी। नॉर्मल का काम होता है किस पे देख रहे हैं हम, ऑन एम। बोलो एम वाले ब्लॉक को हमने बताया सबसे पहले ये कहां की तरफ लगता है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो साहब कॉमन नॉर्मल कौन सा है, दोनों सरफेस का। ये हुआ कॉमन नॉर्मल, टेढ़ा तो नहीं बन गए। ये कॉमन नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। बोलो ये कॉमन नॉर्मल हुआ, ठीक। और कॉमन नॉर्मल में भी क्या करेगा, अगर आप इसको थोड़ा सा अलग उठा के बना दो इधर, ठीक है, कोशिश करते हैं इधर उठा के लाने की, अलग उठा लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉट 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 लाइन से सपोर्टिंग लाइन बना दो। इस पे क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल क्या करेगा, इस बॉडी को पुश करने की कोशिश करेगा, ऐसे। करेक्ट, ड्रॉ कर दी नॉर्मल फर्स्ट पार्ट में। बोलो सर नॉर्मल से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना। अरे भैया इसी तरफ लगेगी, नॉर्मल पुश करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे लोग इसको, हम बता रहे हैं कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप इसको ऐसे बना देते हो। तो आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे है ना, ये कह रहा है क्या, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में इस तरीके से समझना ज्यादा आसान रहता है कि नॉर्मल पुश करेगी इस बॉडी को। बात तो एक ही है, चाहे यहां लगाओ चाहे थोड़ा और ऊपर बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है। बोलो ठीक है ये। नो सर। तो आप इसको पकड़ लो, आप इसे अभी ना ड्रॉ करो, इसे बाद में ड्रॉ करना हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीजों को। इधर की तरफ नॉर्मल हो गया, करेक्ट। दूसरा देखो, चलो दूसरा देखो पॉइंट, सेकंड है, इस ब्लॉक पे कहां लगेगी नॉर्मल, पहले बताओ कितनी नॉर्मल लगेंगी। सर दो। दो, कहां से लगेंगी, देखो जहां जहां से संपर्क में है, एक ये जगह है एक ये जगह है, करेक्ट है। तो नॉर्मल अगर आपको देखनी है तो ये रही नॉर्मल की दिशा, एक तो ये यहां से लगा दो N1, दूसरी ये सेंटर था, आपको पता होगा कि सर्किल का नॉर्मल सेंटर से पास होता है, तो दूसरी कॉमन नॉर्मल ये हो गई। दूसरा नॉर्मल कहां से लगा दोगे बेटा, इधर से लगा दोगे, मिट क्यों जा रहा है, करेक्ट। दो नॉर्मल है तो N1 N2 लिख दो। बोलो कोई आपत्ति इसमें, समझ में आई बात सबको, यस सर। क्लियर है कि नहीं, ये बात बताओ बेटा, ठीक। चलो तीसरे वाले को आप करो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला देखो, चलो थर्ड वाला इस तरीके का है। थर्ड वाले में इस तरीके से है, चलो बताओ कितनी नॉर्मल लगेंगी, कहां कहां लगेंगी। दो नॉर्मल। टुवर्ड द सेंटर दो नॉर्मल।
टुवर्ड्स द सेंटर दो नॉर्मल। सुनो बेटा, याद रखो ये सारे डायग्राम हमें आप लोगों की कॉपी पे चाहिए हैं, ठीक है। हाँ कृति बेटा, आज एनएलएम शुरू हुआ है, ठीक है। ये हमें आपकी कॉपी पे चाहिए, पूरा लिखा हुआ है, सारे डायग्राम बना के कायदे से, क्योंकि अगर डायग्राम में अभी आप लोगों ने कंजूसी करना शुरू कर दी, बाद में रो दोगे बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में भर भर के डायग्राम है। दो कॉमन नॉर्मल हो गई जिन्हें आपने डॉट 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 लाइन से देख लिया। अब आपको क्या करना है, इन पे बोलो बेटा, इन पे क्या लगाना है, लगा दो जो लगाना है। यहां से क्या लगेगा बेटा, अरे तेरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं, समझ तो गई हो। चलो फिर से बना दे रहे, यहां से क्या लग जाएगी, N2। करेक्ट है बात, बोलो बेटा, ठीक है। अब चलो अगला देखो, फोर्थ वाला। फोर्थ आपको करना है, फोर्थ में, फोर्थ हम बता दे रहे हैं, फिफ्थ आप कर लेना। चलो सीधी लाइन नहीं बन रही यार, अरे यार इतने दिन से तो घिस रहा है इस पेन को, अभी भी ठीक से। चलो अब कुछ और करेंगे अभी चीज। ये रखा हुआ चलो। इसका मास है m। बोलो कितनी नॉर्मल लगेंगी आपके हिसाब से बेटा, दो 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 लो तो लगेंगी, लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे, आपको बताना है, जो पूछ रहे हैं वो बताना। सबसे पहला, क्या नॉर्मल इस तरफ लगेगी, या नॉर्मल इस तरफ लगेगी, या नॉर्मल इस तरफ लगेगी, बीच में लगेगी, बीच में लगेगी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि नॉर्मल की दिशा क्या होती है, अलोंग कॉमन नॉर्मल, लेकिन कॉमन नॉर्मल थोड़ा निकालने में इस केस में तकलीफ हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कॉमन नॉर्मल कैसे है। हालांकि कॉमन नॉर्मल आपको एक सरफेस की तो मिल गई, लेकिन दूसरी पे थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका नॉर्मल, रॉड का नॉर्मल कैसे निकालें। कॉमन का मतलब होता है ऐसा लाइन खींचो पहले जो दोनों के नॉर्मल हो, ठीक है। तो इसका तो हो रहा है, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इतने हिस्से को हमने जूम कर दिया, ठीक है। जब आप इतने हिस्से को जूम करोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, आपको दिखेगा नीचे वाली सरफेस ऐसी है, कोई भी बॉडी परफेक्ट एज नहीं हो सकती। परफेक्ट एज का मतलब है कोई भी चीज परफेक्ट नुकीली नहीं हो सकती, वो याद रखो, ऐसे उसमें नोक नहीं हो सकती कोई भी। क्यों, क्योंकि कम से कम यहां एक एटम तो हो गई होगा, बोलो बेटा, लास्ट में एटलीस्ट एक एटम तो लगेगा ही लगेगा ना, जो कि गोल होगा, बोलो। तो अगर आप इसको जूम करोगे तो ये चीज आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब बता सकते हो कॉमन नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो गया ना कॉमन नॉर्मल, बताओ करेक्ट है। तो क्या हम ये कह दें कि इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ये हुआ, n1 यहां से आ गया और इधर से कॉमन नॉर्मल, अरे तेरी तो, अरे तेरी, वही, ये हो गया। तो इधर से कॉमन नॉर्मल हमने क्या बना दिया, n2, बोलो करेक्ट है। समझ में आई बात की नहीं आई, यस सर। ये था कौन सा, फोर्थ था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो चल रही, आवाज नहीं आ रही क्या, बाकियों में क्या हालत है, सब सही आ रही है, वीडियो भी क्लियर है। चलो बेटा देख लो आप एक बार बेटा, है ना। चलो देखो फिफ्थ वाले में हम क्या कह रहे हैं, फिफ्थ वाले में इस तरीके का कुछ पिक्चर है,
ठीक है, फिफ्थ वाले में कुछ ऐसी पिक्चर बन गई। चलो बोलो इसमें कितनी नॉर्मल लगेंगी और कहां कहां से लगेंगी? ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे। पहले पहले देखो, इस तरीके के चित्रों से परहेज नहीं तो करना। दो लगेंगी। दो लगेंगी, दोनों को ड्रॉ करो जरा, कैसे लगा रहे हो आप? नीचे तो फोर्थ वाले की नीचे तरह वाली ही लगेगी। हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो कोई पेन नहीं है। दूसरे वाले, इस वाले में बताओ कि कहाँ की तरफ लगेगी। इधर तो कोई टेंशन नहीं है, इधर की तो नॉर्मल इसी दिशा में लग जाएगी। दूसरी वाली दीवार के बिल्कुल एज पे लगेगी। एज पे तो लगेगी, जैसे जैसे बॉल का एज है वहीं से एकदम स्ट्रेट लगेगी। वॉल के एज से नहीं बेटा, इसके एज से। इसका जो परपेंडिकुलर है वही दीवार का परपेंडिकुलर मिल जाएगा। बोलो। हाँ सर, वही कहने का मतलब था। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, अगर ये मतलब था तो ठीक है बेटा, चलेगा। अरे यार, तो ये N2 करेक्ट है बात, समझ गए? चलो, नॉर्मल लिखना सीख लिया, अगला सीखते हैं। नॉर्मल लिखना सीखा आप लोगों ने? यस सर। चलो गुड। एक और देते हैं सवाल कि हो गया पर्याप्त, आगे आते रहेंगे। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो गया यार ये। अभी तो हमने केवल, अभी ये चीजें हमने केवल एक एक करके लिखना सिखा रहा है आपको। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं, सुनो सर बेटा। एक तो और हाई लेवल वाला। अरे अभी हाई लेवल शुरू होगा, ये तो कुछ नहीं है यार, बचकानी चीजें सिखा रहा है कि नॉर्मल कैसे लगता है। ठीक है, अगला सिखाते हैं। देखो टेंशन क्या होती है। ठीक है, अगले वाले पे पहुंचते हैं जिसका नाम है टेंशन। ठीक है, टेंशन को हम टी से दिखाते हैं। ठीक है, ये किस में लगता है? ये खींचने के काम में आती है। ठीक है, अब देखो रस्सी को क्या करते हो आप, रस्सी की लंबाई ऐसे खींचोगे जब आप रस्सी को यहां से, तो रस्सी की लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ने की कोशिश करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी? अभी जब रस्सी को खींचोगे तो रस्सी की लेंथ में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश होगी कि नहीं होगी? रस्सी उसका विरोध करेगी, तो जो फोर्स होगा उसका स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो टेंशन का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एंड ऑलवेज ट्राइज टू पुल द बॉडी। ठीक है, ये हमेशा क्या करती है? खींचने का काम करती है। रस्सी से आप धक्का नहीं दे सकते हो, पता है? स्ट्रिंग से आप धक्का नहीं दे सकते हो। चलो फटाफट देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें क्या होता है बेटा, पहले आप लोग एक दो सवाल देख लो। एग्जाम्पल 0, एग्जाम्पल है ड्रॉ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, इसको लिखना नहीं, इससे पहले हम एक नोट करके एक चीज लिखाना चाह रहे थे, जगह छूट गई। चलो इसको बाद में फिर देख लेंगे। ठीक, जो सबसे पहली चीज बता रहे हैं आपको, देखो बेटा, एक चीज होती है आइडियल स्ट्रिंग। नॉर्मली आपने जो सुना होगा, रस्सी सुना होगा। रस्सी में क्या होता है? मास होता है, ऐंठन होती है। ठीक है, रस्सी बढ़ घट भी जाती है। जो आइडियल स्ट्रिंग होती है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इट इज मासलेस एन। बोलो, ये क्या होती है? स्ट्रेच नहीं हो पाती है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल होती है। फ्रिक्शनलेस। हाँ, फ्रिक्शनलेस। अबे इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, और मासलेस है। लिखना चाहोगे तो फ्लेक्सिबल भी है। रस्सी फ्लेक्सिबल होगी, अंडरस्टूड है। तो स्मूथ का मतलब क्या है? स्मूथ का कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, रस्सी में दो क्वालिटी हो, वो मासलेस हो और क्या हो? इनएक्सटेंसिबल हो। फ्रिक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, तो आइडियल स्प्रिंग ये होती है। सगे लगे हाथों एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं आइडियल पुली। ये आइडियल पुली क्या होती है बेटा?
आइडियल पुली का, फ्रिक्शनलेस होती है। हाँ पुली बनती है, पुली मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा घिरनी जिसको बोलते हो आप, पानी आनी भरने में आपने देखी होगी, इस पे रस्सी रस्सी जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई आइडियल पुली है बेटा, तो आइडियल पुली भी, आइडियल पुली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। करेक्ट, अगर ये दो चीजें हैं, ठीक, करेक्ट, समझ में आ गई बात। अब हम सबसे पहली तो हमने ये कंसेप्ट बता दिया था। दूसरा ये है, आप लिख सकते हो कि अगर कहीं आइडियल पुली स्ट्रिंग सिस्टम मिलता है तो एक रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होती है, ठीक है। मतलब एक रस्सी यहां से गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे ऐसे करके चली गई। हम आपको, आपके सामने नहीं है बट आपको एक बात जरूर बताना चाह रहे हैं, इस चैप्टर में जो भी सिस्टम बनेंगे वो एक मैकेनिकल कुछ काम कर रहे होंगे, है ना। और आप ऐसा मान सकते हो जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये छत है, छत से एक रस्सी बांध के या एक हमने कोई हुक बांध के हमने क्या किया, पुली को लटका दिया, उस पुली के ऊपर से एक रस्सी गई, यहां पे एक मास लटका दिया, एक मास यहां पे लटका दिया। बात आई समझ में। अब आप ऐसे डायग्राम को बनाओ, देखो ध्यान रखो बेटा, ये डायग्राम ऐसे होते हैं जो एक रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बनाते समय इस बात का ध्यान दो, आप ये मान लो कि जैसे आपके पास वो सकल का बूम बूम वाली पेंसिल है, ठीक है, और सकल का बूम बूम वाली पेंसिल याद है, उसमें क्या होता है सकल का बूम बूम वाली पेंसिल में, बताओ बेटा। जो भी चीज ड्रॉ करते हो वो चीज चलने लगती है बनने के बाद। सर हाँ जी, क्या क्या कह रहे हो बेटा। आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली शक्ति में होती है? नहीं होती बेटा, झूठ है, झूठ बात है। बट जब आपको एक आइडियल पैटर्न मिलेगा, ठीक है, आइडियल पैटर्न मिलेगा तब जाके आप रियल को समझ पाओगे, ठीक है। आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हो फिजिक्स में कुछ भी सही नहीं है, ठीक। बट आप करते क्या हो, जैसे मान लो आपने एक पुल बनाया, ठीक है, आपने पुल बना के नाप लिया कि ये पुल 500 टन सह सकता है, ठीक है, फिर आपने सेफ्टी फैक्टर लगा के ये कह दिया उस पे कि ये इस पे कैपेसिटी इसकी है 100 टन। बात आ गई समझ में, क्लियर है कि नहीं है, अरे बताओ यार। तो एक आइडियल सिचुएशन को कंपेयर करा के लगभग वैसा ही बिहेवियर वो, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करके आप बोल सकते हो कि ऐसा अगर वो रियल होगी तो ऐसा बिहेव करेगी। हाँ बेटा, करेक्ट है। अबे एक बात बता, जैसे तुमसे तुमने तुमने किसी से पता पूछते हो ना, तुमने हमसे पूछा मान लो कि आपको लखनऊ जाना है, तो हम आपको क्या बताएंगे, ठीक है, यहां से जाओ बस स्टैंड, ठीक है, बस स्टैंड जाओ, बस स्टैंड से फिर आप ऐसे जाओ वैसे, मतलब आपको रास्ता बता दी, तुरंत आपको बस मिल जाएगी, बस मिलने के बाद आप सीधे जो है, ठीक है, बस मिलने के बाद आप हरचंदपुर और जो भी आपको लगे, आपको हमने चार पांच छह जगह बता दी कि यहां से वहां पहुंच जाओ, वहां से वहां पहुंच जाओ और आप लखनऊ पहुंच जाओगे। क्या वो आइडियल हो गया, उस तरीके से आप लखनऊ पहुंच जाते हो? नो। हाँ ठीक है, वो क्या, तो बस तो लेकिन 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 वो आइडियल केस भी आपको फायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, बोलो। अच्छा सर, रियल स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं? रियल स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा, आप बाद में एक आध देख लेंगे, लेकिन अभी आप पहले आइडियल को सीखो, ठीक है, बाद में हम रियल की बात करेंगे। पहले आइडियल का पैटर्न मतलब एक जनरल बिहेवियर समझ लें कि असल में क्या हो रहा होता है, फिर बाद में आ जाएंगे इस पे, आइडियल पे, रियल पे, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि इन एन आइडियल पुली स्ट्रिंग सिस्टम अरे यार, टेंशन इन अ स्ट्रिंग remains सेम। हर जगह टेंशन कैसी होती है, सेम होती है। अब यहां देखना स्टार्ट करते हैं, चलो एक बात जानकारी के लिए आपकी बता दें, ठीक है, चलो अब सवाल पे पहुंचते हैं और ड्रॉ करना शुरू करते हैं टेंशन हर सवाल, हर रस्सी में, ठीक है। तो ड्रॉ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सर, हाँ जी बेटा, सर लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, हाँ देखो
देख लिया? करेक्ट है? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमें बताना है हर रस्सी में आपको टेंशन ड्रॉ करना है। ये एग्जाम्पल 0 है। सबसे पहला है, देखो आपको हर केस में आइडियल स्ट्रिंग दी जाएगी, कोई बोले चाहे ना बोले। एम मास का ब्लॉक था, ये रस्सी थी। करेक्ट? ठीक है, क्या हो रहा होगा बेटा? देखो तो याद रखो, सबसे पहली बात, टेंशन कहां कहां लिखते हो आप? टेंशन उसी जगह लिखते हो जहां या तो रस्सी खत्म हो रही हो या किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में हो। ये बात दिमाग में बिठा लो, हम लिख नहीं रहे इसको। टेंशन आप उसी जगह पे बनाते हो जहां पे या तो रस्सी खत्म हो रही हो या किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में हो। क्लियर है ये बात? ऐसे सर दो टेंशन फोर्स लगेंगी। क्या बेटा? पेपर दो टेंशन फोर्स लगेंगी। बिल्कुल, तो दो लगेंगी। देखो कहां कहां लगेंगी, एक यहां और एक यहां। और रस्सी हमेशा खींचने की कोशिश करती है। यहां से खींचेगी कैसे? इधर की तरफ। यहां से खींचेगी कहां की तरफ? इधर की तरफ। एक रस्सी है तो एक रस्सी में दोनों जगह टेंशन सेम होगी। बोलो बना ली? ये समझ में आया? जिसको दिक्कत परेशानी हो तुरंत टोके और पूछे। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझ आ रहा, टेंशन सेम होगा। अबे रस्सी, एक रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा। यहां भी टेंशन टी ही लिखोगे, यहां पे भी टी लिखोगे। एक रस्सी है, इसका ये मासलेस है। जब मासलेस रस्सी होगी तो यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह रस्सी में तनाव सेम होगा। मतलब यहां पे कहां कहां लगाते हो? यहां और यहां, इन दोनों ही जगह पे T1 T2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां भी टी और यहां भी टी। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। बताओ इसमें कितनी रस्सियां हैं? दो। तो इसमें कितनी टेंशन होंगी? दो। दो दो मतलब चार जगह लिखोगे, लेकिन टेंशन T1 T2 दो होंगी। चलो बनाओ बनाओ, चार जगह लिखना होगा, होंगी टेंशन केवल दो। यस सर बना लिया। ये सर हो गया। हो गया? किसी को दिक्कत परेशानी? देखो एक तो यहां लगेगी, एक यहां लगेगी। ये रस्सी नंबर 1 है, ये यहां से खींचेगी, ये यहां से खींचेगी। T1 हो गई। T1 हो गई। अब ये दूसरी रस्सी है, दूसरी रस्सी में ये यहां से खींचेगी T2, ये यहां से खींचेगी T2। करेक्ट है? कौन कौन सी जगह लिखना होता है? जहां रस्सी या तो खत्म हो रही हो या किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में हो। बोलो क्लियर है ये बात? यस सर। बन गया ये? चलो यस सर। अगला देखें, थर्ड वाला पॉइंट। कायदे की पुली बनाना बेटा। आइडियल है, सारे सिस्टम आइडियल मिलेंगे आपको। सब में नहीं, एक ही तो एक स्ट्रिंग ये हो गई, यहां से पास हो रही है। ये बात आ रही समझ में? इसके ऊपर से गई है ये रस्सी ऐसे करके, फिर यहां पे आई है। तो पहले पिक्चर क्लियर है? देखो ये रस्सी नंबर 1 है। कहां अटक गया भाई? ये रस्सी नंबर 1 है। तो कहां कहां लगेगी? एक यहां पे, दूसरा यहां रस्सी खत्म नहीं हो रही, यहां किसी दूसरी चीज के साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में, तो यहां पे क्या लगाओगे? एक यहां पे है, दूसरी यहां पे है। बोलो करेक्ट है? यस सर। सेम रस्सी है तो हर जगह टेंशन क्या लगेगी? T1 लिख दो, क्योंकि दो रस्सियां हैं। यहां पे क्या लिख दोगे? T2। करेक्ट है? बीच में भी लिख देना, थोड़े टाइम के बाद ये अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे मान लो ये अगल बगल में तीर लगे हैं तो इन पे सेम टेंशन होगी, बीच ही में T2 लिख दो।
अदरवाइज यहां पे भी आप T2 लिख सकते थे, यहां पे भी T2 लिखना चाहिए था आपको, यहां भी T2 और यहां भी T2, ठीक है, लेकिन नहीं भी लिखा तो चलेगा। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? यस सर। यस सर। पक्का? आ गया। ये चीज क्लियर है? पक्का। चलो आगे बढ़े, फोर्थ देखें, फोर्थ अगले वाले पन्ने पे। वैसे हालांकि हमारा मन कर रहा है हम एक नोट करके लिखवा दें एक चीज। किसी पुली में अगर यहां पे टी लग रही है, यहां पे टी लग रही है, तो ऊपर की तरफ कितना लग जाता है? 2t। करेक्ट है? यहां अगर 2t होता, यहां 2t होता तो ऊपर कितना हो जाता? 4t। देखो ये मासलेस है चीज, ठीक है, तो इसका कोई असर नहीं होता, जितना ऊपर लगेगा फोर्स उतना ही नीचे लगेगा हमेशा, ठीक। दोनों का सम हो गया। क्या कह रहे हो? दोनों टी का सम हो गया। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? दोनों टी का सम हो गया। हाँ हाँ, इधर अगर 2t होता तो यहाँ पे 4t हो जाता। करेक्ट है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा। यस सर। समझ? चलो ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इनको ड्रॉ करने में बिल्कुल गलती नहीं करना, क्योंकि लोग बाग टेंशन ही ठीक से नहीं लिख पाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं, तो टेंशन लिखना बहुत जरूरी होता है। चौथा देखो, चलो चौथा है इसी का अगला पार्ट। चलो थोड़ा सा, एक मिनट बज रहा है इसको, तेरी तो हम्म हम्म चल। तेरी तो गड़बड़ा रहा है यार, इसको ड्रॉ करने से बेहतर हाथ ज्यादा अच्छा है अपना। सही है, काय खामखा चक्कर में पड़े। सही लग रहा है। अब ठीक है, चलो अभी देखते हैं आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो इनको। शुरुआत हम कर दे रहे हैं, शुरुआत हमने करी कि यहां पे टी लगेगा, बाकी सब जगह की टेंशन आप लिखो, लिखते जाओ। इस सवाल को हम बता के अगला आपसे पूछ लें क्या? नो सर। चलो तो करो। हो गया। हो गया? अरे हमारे में थोड़ी सी रस्सियां टेढ़ी मेढ़ी बन गई हैं, ठीक है, ये देखो टूटी टूटी सी लग रही है। अब ठीक है, अरे टूट गई तो बेटा, इसीलिए इसको पूरा पूरा बनाओ। चलो M1 M2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। सबने सबका सबको आया समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है बेटा, तो आप दूसरों के चक्कर में ना पड़ो, आप अपने रिस्पॉन्सिबल हो, आप पूछो, ठीक है? बन गया। बन गया? चलो तेरी यार, ये तो यार बन गया। यस सर। चलो अभी देखते हैं। देखो कहां कहां लिखोगे, यहां पे टी लिखा, यहां पे भी टी लिखोगे, ये सेम रस्सी है, हर जगह टी टी लिख दोगे। यहां कितना हो जाएगा बेटा? 2t।
यहाँ कितना हो जाएगा? 2t। 2t। ऊपर कितना हो जाएगा? 4t। 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 करेक्ट है? समझ में आई बात? चलो बढ़े आगे अब। चलो यहां देखो, चलो बना। डायग्राम अगर किसी ने छोड़ा बेटा ना, डायग्राम सब अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, बिल्कुल कोई इसमें सोचोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है? डायग्राम किसी को नहीं छोड़ना, डायग्राम सबको बनाना है, बनाओ। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। अखिल समझ में आया बेटा? तुमने लिख के भेजा सर ये सेकंड पॉइंट में समझ आ रहा है, क्यों बेटा? अरे सर वो पहले भेजा था। अच्छा अच्छा, अब आ रहे सवाल बन रहे? नहीं सर, सेकंड वाला था। लिखना है, ड्रॉ करना है डायग्राम, ड्रॉ नहीं करोगे तो पिट जाओगे। यस सर हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हो बेटा? सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अबे इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है अभी तो, ये तो केवल टेंशन ड्रॉ करना सीख रहे हो तुम अभी। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये सारे सवालों में एक्सेलरेशन, फोर्स, टेंशन, ये सब निकालने का काम तुम्हें ही करना होगा। इधर टीटी था, इधर कितना हो गया? 2t। इधर भी कितना हो जाएगा? 2t। यहां भी कितना हो जाएगा? 2t। करेक्ट है? सही था? यस सर। कितने लोग का सही था? हाथ उठाओ जरा, थोड़ा आइडिया तो मिले हमें। चलो ऑलमोस्ट। आयुष तुमने हाथ नहीं उठा। प्रभात यार तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे यार? ना आज तक नेट की प्रॉब्लम से समझ ही नहीं आ रहा था दरअसल। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नेट की वजह से रात तक एक्टिवेट हो रहा था नेट। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी रिमझिम बेटा आपके जवाब नहीं आ रहे आजकल। क्यों आया बेटा? चलो अब बढ़ते हैं आगे बेटा। थोड़ा बहुत क्या हो रहा है बच्चा? क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ बेटा? रिमझिम चलो हम बाद में बता देना बेटा। ना 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 बेटा, टाइम नहीं लगेगा ना, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसे नहीं सोचते। ठीक है चलो अभी हम देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, एक आध क्वेश्चन और देखें या ओके हो गया? अब आप सीख गए लिखना? सर सीख गए। सीख गए तो टेंशन के बाद अब हम अगले फोर्स पे आते हैं जिसका नाम क्या है? टेंशन के बाद कौन सा बताया था हमने? स्प्रिंग फोर्स कि फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस। देखो बेटा
फ्रिक्शन भी किस वजह से लग रहा होता है? ऐसे दांत बने होते हैं ना, Yes. कोई भी दो सरफेस ले लो, चलो ये एक बॉडी थी, इसके एक सरफेस थी, इस पे एक बॉडी रखी थी, इसके किसी भी एरिया को आपने जूम कर दिया तो ऐसा दिखेगा? बोलो। अब ये दांत जब होते हैं तो वो किसी भी फोर्स को, जहां जैसे आप यहां पे फोर्स लगा रहे थे तो इनके मोशन को रोकते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है, स्वभाव क्या होगा उसका? भैया मॉलिक्यूल दबते हैं, उसकी वजह से फोर्स आता है, तो इसका नेचर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, एंड ऑलवेज tries to oppose relative motion between two surfaces. Oppose के बाद always tries to oppose or tendency to oppose relative motion between two surfaces. ठीक है, दो सरफेसेस के बीच का लगता है। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरे चैप्टर है इसको समझने समझाने के लिए। ठीक है, अभी इस चैप्टर में आपको फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट आता है कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। इसको जरा समझ लेते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर है इसका पूरा के पूरा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, पूरे के पूरा एक चैप्टर है, बहुत विस्तार से बताया जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। एफएस। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, कौन सा? वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। पता नहीं, हर जगह मशीन। हर जगह लगता है। मशीन में होती है ना स्प्रिंग, अबे पेन वैन में नहीं है तुम्हारे स्प्रिंग। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात। ये इसका भी स्वभाव कैसा होता है? स्प्रिंग फोर्स, इसका भी नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एंड ऑलवेज ट्राइज टू कीप स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। टू कीप स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में रखने की कोशिश करता है। चलो देखो कैसे। इस तरीके से होती है स्प्रिंग। ये है इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, अगर आपने इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से बढ़ा दिया, कितना खिसका दिया आपने इसको? आपने इसको खिसका दिया x1। तो ये क्या करने लगेगी? जिससे जिससे आपने खींचा, मतलब इसको बढ़ाया है, उसी चीज को खींचने की कोशिश करेगी इधर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स लगा के, एफएस लगा के। और एफएस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर आपने डेल्टा x1 से खींचा है तो k इंटू डेल्टा x1 का फोर्स लगाएगी। और अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो ये क्या करेगी फिर? अगर आप स्प्रिंग को दबा दोगे तो फिर ये पुश करने की कोशिश करेगी, एफएस डैश। और एफएस डैश क्या हो जाएगा? के डेल्टा x2। करेक्ट है? तो अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो ये के x1 से खींचती है, और अगर आप स्प्रिंग को पुश कर देते हो तो ये, या आप स्प्रिंग को दबा देते हो, उसको कंप्रेस कर देते हो, तो ये के डेल्टा x2 से पुश करती है। करेक्ट है? स्प्रिंग दोनों काम कर सकती है, स्प्रिंग पुश भी कर सकती है, स्प्रिंग पुल भी कर सकती है। ठीक है, स्प्रिंग के दोनों काम है। करेक्ट? आगे बढ़े हम। चलो नेक्स्ट देखें। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है इतना? सर एक मिनट, पिछली वाली स्लाइड दिखाइए। ये वाली? ठीक, लिख लिया इसको? लिख लिया बेटा? वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं जरा आगे। नेक्स्ट वाले में हमको देखना है अगला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे थोड़ा सा रोशनी मार दे रहे हैं। शॉर्ट में देख रहे हैं, ये भी पूरा के पूरा चैप्टर है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अबे इसका तो स्वाभाविक ग्रेविटेशनल होगा, ठीक है। और होता क्या है, देखो जानकारी के लिए आपकी बता दें, एक बॉडी अगर m1 है, दूसरी बॉडी अगर m2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन, टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर d हो या r हो, तो ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाली बॉडी इसको भी अपनी तरफ खींचेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा अट्रैक्टिव होता है इसका नेचर, ठीक है। ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों ही बराबर बराबर स्वभाव के होते हैं। F21 F12 इक्वल्स टू Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। करेक्ट है? करेक्ट है ये बात? समझ में आई बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगता है। हाँ, अब जो हम बात कह रहे हैं इसमें से, इफ M1 इज अर्थ, M1 अर्थ हो, अर्थ मतलब इस तरीके से हो, और M2 एंड, ठीक है, M इज क्लोज टू अर्थ सरफेस। अगर जो M है वो अर्थ सरफेस के काफी क्लोज हो, तो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो? ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F ग्रेविटेशनल, उसको वेट कह देते हो, और ये क्या हो जाता है, Gme इंटू M अपॉन RE का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी चीज एक साथ लिखी जा सकती है G, और जो W हो जाता है वो क्या हो जाता है, M इंटू G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको अर्थ के सरफेस के पास में बॉडी मिलेंगी, और उनपे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, और इसको हमेशा कहां की तरफ लगाना है, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो W इक्वल्स टू mg जो लगता है, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इतना समझ में आया? तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये समझ में आया? और कहां की तरफ लगता है ये, W इक्वल्स टू mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, नीचे की तरफ लगता है। क्लियर है ये बात, बोलो? अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा आगे, नेक्स्ट, ठीक है। अगला है हमारा टास्क। देखो शुरुआत में लेक्चर में कहा था आपने कहा था सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हमने हाथ में पेन ले रखा है, ये ठीक दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है कि नहीं, बोलो? नहीं दिख रहा हो तो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है कि नहीं, बोलो? ये पेन दिख रहा है? अबे इस yes, चलो ये पेन एक बार बताओ, ये पेन हमारे हाथ में है, ठीक, ये पेन हमारे हाथ पे फोर्स लगाएगा, हथेली पे, हथेली इस पे, ये हमारी बॉडी पे लगाएगा, हमारी बॉडी इस बिल्डिंग पे लगाएगी, बिल्डिंग इस अर्थ पे लगाएगी, और अर्थ पूरे यूनिवर्स में ट्रांसफर कर देगी। तो हमारा इस पेन को हमने हाथ में रखा, इसकी वजह से पूरे यूनिवर्स के फोर्स डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं?
तो आप करते क्या हो, आप ये होता है कि देखो सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, ठीक, वो कितने चीजों को आपको कंसीडर करना है, कितने पार्ट को आपको पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। ठीक है, आप हर चीज को ड्रॉ नहीं कर लोगे। आप हाथ में पेन रखे हो, ठीक है, पेन इस पूरे अर्थ पे है, तो आपको पूरी अर्थ ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आपको पेन के फोर्सेस को एनालाइज करना है तो केवल पेन को आप सिस्टम मानो, पेन को केवल देखो। ठीक है, जितने पार्ट को आपको पढ़ना होता है केवल उतना पार्ट लेना होता है आपको। करेक्ट है? तो यही चीज अब हम लोग चलो देखने की कोशिश करते हैं कि फोर्स कैसे सिस्टम और उसकी बाउंड्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फोर्स बेस्ड अपॉन सिस्टम बाउंड्री। अरे यार, ठीक है, तो देखो होता क्या है बेटा, कितने पार्ट की हमको एनालिसिस करनी है। जैसे मान लो हमको इस आदमी, फोर्स के बाद क्या लिखा है? फोर्स बेस्ड अपॉन सिस्टम बाउंड्री। अब जैसे एक आदमी खड़ा था बेटा, ध्यान से देखो जरा, एक आदमी खड़ा था जमीन पे, करेक्ट। अब आपको अगर आदमी के बारे में बात करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आदमी ही आपका मतलब का है, तो आप आदमी को डॉट 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 लाइन के अंदर रखोगे, जो इस लाइन के अंदर है, विच इज कॉल्ड एज सिस्टम। जो बाहर है वो है सराउंडिंग। ये डॉट 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 वाली चीज क्या है, बाउंड्री। बात आई समझ में? तो जितने पार्ट की आपको एनालिसिस करनी होती है आप उसको क्या करते हो, डॉट 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 लाइन के अंदर बंद कर देते हो। उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, सिस्टम। उसके बाहर जो कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हो, सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर है? यानी कि डॉटेड लाइन के जो अंदर है दैट इज सिस्टम, डॉटेड लाइन के जो कुछ भी बाहर है दैट इज सराउंडिंग, और डॉट 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 लाइन जो खींची है वो क्या है, बाउंड्री। अब देखो होता क्या है बेटा, ठीक है, अब आपने एक हाथ को, अपने हाथ को यहां से लेके यहां तक उठाया, इस प्रोसेस में, यहां से यहां तक के प्रोसेस में आपके हाथ को उठाने में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगे होंगे। क्यों? मसल्स स्ट्रेच हुई होंगी ना कुछ ना कुछ। एक मसल ने दूसरे मसल को स्ट्रेच किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलो? तो एक मसल ने दूसरे मसल को अगर स्ट्रेच किया है तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगे। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों के क्या हाल हैं? आ रही है। आ रही है? आ रही है। आ रही है। चलो बेटा देख लेना, आप थोड़ा सा देखो, कोशिश करो। इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत होगी, हम अभी तुरंत डाल देंगे लेक्चर्स को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जरा सोचो, आप यहां से यहां तक हाथ को करने में आपने इनफाइनाइट फोर्सेस लगाए, लेकिन ये इनफाइनाइट फोर्सेस, ठीक है, सब एक दूसरे, सब मतलब लगे तो हैं, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट फोर्सेस लग रहे हैं। अब एक हाथ, इसी वाले का, ये जो हाथ है जो आपने यहां बनाया है, इसी हाथ को उठाने में इस बंदे को इनफाइनाइट फोर्सेस लगे होंगे, इस हाथ को यहां तक उठाने में। तो होता क्या है बेटा, इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है उनमें आपस में जो फोर्सेस लगते हैं हम उनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक वो होते हैं जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। जैसे हम सिस्टम के अंदर हो गए, तो अभी हमने बताया ना, हाथ को यहां से यहां किया, इसमें इनफाइनाइट फोर्सेस लगे, लेकिन वो सब कैसे हैं, सिस्टम के अंदर एक्ट कर रहे हैं, उनको कहा जाता है इंटरनल फोर्सेस। तो एक टर्म होती है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस मींस फोर्सेस एक्टिंग within the system. Acting within the system. ठीक है, एक क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ऐसे फोर्स जो कि क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग में सिस्टम पे लगा है। सराउंडिंग में कौन कौन है बेटा, देखो सराउंडिंग में कौन कौन है, ये धरती है, बोलो ये धरती है कि नहीं है? धरती ने दो जगह से पुश किया होगा, और साथ ही साथ धरती ने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा भी होगा। बात समझ रहे हो? तो कुछ फोर्सेस क्या हुए, सिस्टम के अंदर लग रहे हैं, सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट फोर्सेस लगते हैं बेटा।
दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तामझाम वाले बहुत सारे फोर्सेस होंगे, तो जो सिस्टम के अंदर हैं वो कौन से हैं? इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस इनफाइनाइट अमाउंट के इंटरनल फोर्सेस हैं इस आदमी पे जो लग रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं बेटा? ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है, इन दोनों जगह से क्या लगेगा? नॉर्मल। और ये जो सराउंडिंग है, इधर धरती भी है, तो धरती क्या करेगी? इसको खींचेगी, तो एक mg का भी फोर्स लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से फोर्स होते हैं बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो सराउंडिंग ने सिस्टम पे लगाए, फोर्सेस एक्टिंग बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये क्या हो गया? अबे कहां चला गया ये पेन? बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। जो सराउंडिंग में सिस्टम पे लगाए वो कौन से हैं? एक्सटर्नल। और जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो कौन से हैं? इंटरनल, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्स बॉडी पे काम कैसे करते हैं। तो अगर आप बॉडी पे देखो, सुनो, अब अगर हम समराइज करें जो कुछ भी हमने पढ़ाया आज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया बेटा आज की क्लास में? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ाई वो क्या है कि किसी भी बॉडी के मोशन को कौन कराता है? फोर्स। दूसरी चीज पढ़ाई, ये फोर्स बॉडी पे काम कैसे करते हैं? दो तरीके से, या तो कांटेक्ट से या फील्ड से। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज फिर हमने बताई आपको कि अलग अलग फोर्सेस कैसे, कांटेक्ट से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, फील्ड से कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये दोनों चीजें बताई हमने, ठीक है। फिर हमने बताया कौन से फोर्सेस हमारे मतलब के होते हैं, कौन से फोर्सेस मतलब के नहीं होते, या हमने किसी कितने सिस्टम को हमें पढ़ना है, ठीक है, कितने हिस्से को हमें पढ़ना है, कितने हिस्से के बारे में हमारे मतलब का है। तो हमने कहा जितना हिस्सा आपको पढ़ना है उसको आप डॉट 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 लाइन से बना दो, अंदर कर दो, ठीक है, डॉट 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 लाइन बना के उसको अंदर कर दो। जो अंदर हो जाएगा दैट इज सिस्टम, ठीक है, जो बाहर है वो सराउंडिंग है, ठीक है। सिस्टम को कहा जाता है टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। ना लिखो दो या दो, कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट को सिस्टम मान लेते हो आप, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने बाउंड्री के अंदर जिसको पढ़ना है, आपको जितना हिस्सा आपके काम का है उसको आप डॉटेड लाइन से बंद कर देते हो, वो अंदर वाली चीज सिस्टम हो जाती है, जो कुछ बाहर है वो सराउंडिंग। सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट फोर्सेस लगते हैं, सिस्टम के अंदर इनफाइनाइट फोर्सेस लगते हैं, मगर वो सब अंदर ही अंदर लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस सराउंडिंग सिस्टम पे लगाती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल फोर्सेस, सॉरी एक्सटर्नल फोर्सेस। जो सराउंडिंग सिस्टम पे लगाए मतलब जो बाहर की चीजें हैं, ये सब कुछ है, जो ये सब है इसने लगाया इस पे, वो एक्सटर्नल। जो अंदर लग रहे हैं वो इंटरनल। करेक्ट है बात? अब देखो, आपको एक डायग्राम बनाना होता है जिसपे सारे फोर्सेस दिखें, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक डायग्राम होता है जिसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FBD। ये ऐसा डायग्राम होता है जिसमें सारे फोर्सेस दिखते हैं एक जगह पे, किसी भी बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये एक बॉडी पे दिखते हैं, और इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगली वाली क्लास में इसको देखेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इनको भूल जाते हैं। अगर एक भी चीज ठीक से नहीं लगानी आती है तो कई बार बड़े बड़े सवाल भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए आज का लेक्चर भले ही बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप का था, लेकिन उसको समझना जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है बेटा, क्या करें आज इतना ही रखें बेटा? ठीक है, बोलो बेटा। बोलो। यस, ठीक है, तो चलो फिर इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू, बाय। बाय बेटा।